हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है मनु के अंतर्राज्य संबंधी विचार। अंतर्राज्य संबंध जो है उनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने किन किन टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। इससे पहले की क्लास में हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत राज्य की 7 प्रकृति अथवा राज्य के 7 अवयवों को मनु ने वर्णन किया है। और इसी प्रकार से कौटिल्य और शुक्र द्वारा भी राज्य के 7 अवयवों भागों को स्वीकार किया गया है। उन 7 प्रकृतियों का अपना अपना महत्व है, अपनी विशिष्टताएं हैं, अपना कार्य है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनु के अंतर्राज्यीय संबंधी विचार। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो प्रश्न है ये अधिकतर निबंधात्मक में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे समझने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्रश्न क्लियर कट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनु के अंतर्राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करिए, या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है मनु के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों का वर्णन करिए। परराष्ट्र नीति, पर मतलब होता है दूसरा, अदर, यानी कि दूसरे राष्ट्रों के संबंध में मनु के क्या विचार थे, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, उनका वर्णन करना है। तो प्रश्न सेम है लेकिन थोड़ा सा कई बार एग्जामिनर के द्वारा बदल दिया जाता है। या ऐसे यूँ भी कहा जा सकता है कि मनु के अनुसार विदेश नीति क्या है। तो चाहे हम अंतर्राज्यीय संबंधों की बात करें, चाहे हम परराष्ट्र नीति की बात करें अथवा विदेश नीति की बात करें, तीनों प्रश्नों का जो आंसर है वो यही होगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए प्रश्न जो है वो किस किस तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अंतर्राज्यीय संबंध। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी हद तक विचार जो हैं मनु, शुक्र, कौटिल्य के वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है। जहाँ अंतर है वो हम आगे के चैप्टर्स में उसको अध्ययन करेंगे। ये जो अंतर्राज्य संबंधी विचार हैं लगभग तीनों विचारकों के द्वारा समान रूप से दिया गया है। तो मनु, शुक्र, कौटिल्य, अगर आप इस विचार को समझ लेते हैं तो आपको शुक्र और कौटिल्य के लिए ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे उसको अच्छे से समझ लेंगे। और इसी तरीके से अगर पूछा जाता है शुक्र के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। अब देखिए, मनु, शुक्र, कौटिल्य तीनों विचारक जो हैं उनके द्वारा न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, बल्कि उन सिद्धांतों का वर्णन भी किया गया है जिनके आधार पर एक राज्य जो है वो दूसरे राज्यों के साथ में अपने संबंधों का निर्धारण किस प्रकार से करे, दूसरे राज्यों के साथ में किस प्रकार से अपने संबंधों को डील करे। इन सिद्धांतों का वर्णन भी तीनों विचारकों के द्वारा किया गया है। तो यानी कि राज्य के आंतरिक पहलू के बारे में भी और राज्य के बाह्य पहलू के बारे में भी। अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष मतलब वो पॉलिसी, वो नीतियाँ, वो योजना अपनाना जिनके आधार पर जो दूसरे राज्य के साथ संबंध है उनको डील किया जा सके। और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष, यानी कि इसको प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल किया जा सके, इसके लिए किन किन बातों का किन किन विचारों का वर्णन किया गया है, वो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत है। तो अंतर्राज्यीय संबंध जो है उसके 2 पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। देखिए, उस टाइम क्या था कि जब मनुस्मृति की रचना हुई थी तब बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, कुछ बड़े राज्य भी थे। तो उनके मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार से रहे, छोटे छोटे राज्यों के मध्य संबंधों का वर्णन करने के लिए, इनको अपने संबंधों को डील करने के लिए
जैसे मनु ने बताया है वैसे ही कौटिल्य ने भी बताया है मंडल सिद्धांत का, अंतर्राज्य संबंधी विचारों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सैद्धांतिक पक्ष की। अब देखिए, जो सैद्धांतिक पक्ष है इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है मंडल सिद्धांत, उसके बाद में है षाटगुण्य नीति, और तीसरा है 4 उपाय। ये 3 पक्ष जो हैं, 3 जो बातें हैं, उनका हमें सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत अध्ययन करना है। प्रश्न एग्ज़ाम्स में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि परराष्ट्र नीति के बारे में वर्णन करिए, तो आप सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे अगर प्रश्न आता है परराष्ट्र नीति। और अगर पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ मंडल सिद्धांत या षाटगुण्य नीति या 4 उपाय, तो आप पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को ही समझाएंगे। तो यहाँ हम ओवरऑल परराष्ट्र नीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम एक एक पक्ष को इसमें अच्छे से जानेंगे। तो सैद्धांतिक जो पक्ष है उसके अंतर्गत तो ये बातें हैं, और जो व्यवहारिक पक्ष हैं उसके अंतर्गत आती हैं दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि उसको व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से उसको कार्यान्वित किया जा सके, इसके लिए किन किन का सहारा लेना पड़ेगा, किन किन की आवश्यकता होगी, तो वो है दूत, गुप्तचर, इस प्रकार से। तो सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम व्यवहारिक पक्ष की चर्चा करेंगे। और सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करने में भी हम सबसे पहले जो सिद्धांत आएगा वो है मंडल सिद्धांत। इसे समझिए कि मंडल सिद्धांत होता क्या है, मंडल सिद्धांत की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मनु जो है वो अपने राजा को जो सलाह देता है वो महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होने की सलाह देता है। उसके अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर वो महत्वाकांक्षी होगा राजा, तो वो क्या करेगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, प्रयासरत रहेगा, अन्य राज्यों को जीतने का प्रयास करेगा, उनको अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कि वो अपनी जो सीमा है, अपना जो क्षेत्र है, उसकी वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार से डील कर रहा है। तो इसके लिए मनु जो है वो परामर्श देता है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा को। तो इसका जो बेस है, इस सिद्धांत का जो बेस है वो क्या है कि एक शासक, एक राजा सफल तभी माना जा सकता है जो क्या करे, अपने शत्रुओं की संख्या तो रखे कम से कम, और मित्रों की संख्या को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस बात को मानते तो होंगे ही कि एक व्यक्ति जो है या एक राजा जो है उसे कब सफल मान सकते हैं कि शत्रुओं की संख्या कम से कम रखे, साथ में जो मित्र की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने का उसको प्रयास करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो सफल रह पाएगा। इसके लिए वो मंडल सिद्धांत का वर्णन करता है, और इस सिद्धांत के आधार पर ही वो दूसरे राज्यों के साथ संबंध जो है वो स्थापित करने चाहिए, इस बात का जोर देते हैं या उल्लेख करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको और समझ लेते हैं मंडल सिद्धांत को, कि मंडल सिद्धांत जो है उसका उद्देश्य क्या है एक्चुअल में। देखिए, 2 राज्य हैं या 2 से ज़्यादा राज्य हैं, तो अगर उनके मध्य शक्ति का संतुलन बना हुआ है तब तो क्या होगा, संबंध जो है वो ठीक ठाक बने रहेंगे, और युद्ध भी नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो शक्ति संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, उस राज्य की जो सुरक्षा है वो तो खतरे में पड़ जाएगी। तो राजा जो है वो ऐसी नीति अपनाए, ऐसा प्लान बनाए जिससे कि शक्ति का संतुलन हमेशा उसके पक्ष में बना रहे। फिर इस सिद्धांत के आधार पे राजा की ड्यूटी बनती है, राजा का कर्तव्य बनता है, राजा का दायित्व है कि जो उसके शत्रु हैं, राजा के जो शत्रु हैं उनको वो कमज़ोर करे, और जो उसके मित्र हैं उनको वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करे। यानी मित्रों की संख्या तो बढ़ाने का प्रयास करे, और शत्रु जो है उनको क्या करे, वो कमज़ोर करे। तो इस प्रकार से ये है मंडल सिद्धांत का उद्देश्य। तो इसके माध्यम से आपने थोड़ा बहुत मंडल सिद्धांत को समझा ही होगा कि मंडल सिद्धांत जो है वो क्यों दिया गया है, किस बात को या किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
अब देखिए, मंडल सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत मनु ने 12 राज्यों के मंडल की रचना की है। 12 राज्यों का मंडल, ठीक है। अब 12 ही राज्य क्यों बताए हैं? 11 क्यों नहीं बताए, 5 क्यों नहीं बताए, 3 क्यों नहीं बताया, 20 क्यों नहीं बताए हैं? देखिए, अलग अलग राज्यों की प्रकृति के आधार पर मनु ने 12 राज्यों के आधार पे एक मंडल की रचना की है। उन राज्यों की प्रकृति को हम आगे जानेंगे। इन 12 राज्यों का जो केंद्र है, इन 12 राज्यों के जो केंद्र में जो राजा होता है, जिसको कि मनु परामर्श दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो उस राजा का नाम क्या है? विजिगीषु राजा। मंडल सिद्धांत का जो केंद्र है वो क्या है? विजिगीषु राजा, ये उसका केंद्र है। यानी कि बाकी के जो राजा होंगे वो क्या होंगे? उसके इर्द गिर्द होंगे। सेंटर में कौन होगा? विजिगीषु राजा। तो अन्य राज्यों की जो गणना है या अन्य राज्यों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वो इस विजिगीषु के संदर्भ में ही किया गया है। अब ये छोटे प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि विजिगीषु राजा क्या होता है? मनु के अनुसार विजिगीषु राजा क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे कि ये मंडल सिद्धांत का केंद्र है। और साथ में इसका अर्थ क्या होता है कि विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा, विजय का इच्छुक राजा, विस्तार का इच्छुक राजा, जो सफलता का इच्छुक होता है वह राजा, वो क्या कहलाएगा? विजिगीषु राजा। तो मनु के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए? एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो वो अपनी जो उसका जो राज्य है उसकी सीमा में क्या करेगा? निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा कब कर पाएगा? जब वो कैसा हो? विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला हो, सफलता का इच्छुक हो, तभी जाकर ऐसा कर पाएगा। फिर इस सिद्धांत जो है, इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मनु ने। फिर इसको आगे डेवलप्ड फॉर्म में, या इसको कह सकते हैं किसी स्पष्ट रूप से विकसित किसने किया था? कौटिल्य ने। अब इसमें जो 12 राज्य हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विजिगीषु राजा, यानी कि वो तो आपने अध्ययन कर ही लिया है कि विजिगीषु कैसा होगा, जो बिल्कुल सेंटर में होगा। तो जिसको मनु सलाह देता है, जिसको एडवाइस देता है, वो कौन है? विजिगीषु राजा। फिर इसमें कुछ राज्य ऐसे होंगे जो उस विजिगीषु राजा के फ्रंट में होंगे, यानी कि सामने होंगे, और कुछ राज्य ऐसे होंगे जो उसकी पीठ पे होंगे, यानी कि उसकी बैक साइड में होंगे। कुछ फ्रंट साइड में होंगे, कुछ बैक साइड में होंगे। तो सबसे पहले हम उन राज्यों की बात करते हैं जो विजिगीषु राजा के फ्रंट साइड में हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मनु ने कहा है कि जो विजिगीषु राजा है, यानी कि जो केंद्र में से जो राज्य है, उसकी दोनों सीमाओं पर, चाहे हम फ्रंट साइड की बात करें चाहे हम बैक साइड की बात करें, दोनों सीमाओं पर जो भी राज्य स्थित होंगे वो बाय नेचर कैसे होंगे? शत्रु राज्य। चाहे हम आगे के राज्य की बात करें चाहे हम पीछे के राज्य की बात करें, तो दोनों ही राज्य नेचर में कैसे होंगे? शत्रु होंगे। ठीक है। और ये जो इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है, राज्य की जो प्रकृति होगी, हम 12 राज्यों की हम चर्चा करेंगे, तो कैसी चलेगी? वो ऑल्टरनेट क्रम में चलेगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य शत्रु है, तो उसके आगे वाला कैसा होगा? मित्र। फिर आगे वाला कैसा होगा? शत्रु। फिर आगे वाला मित्र, फिर आगे वाला शत्रु, फिर मित्र, इस प्रकार से। तो सेंटर में हो गया विजिगीषु राजा, फ्रंट साइड वाला भी नेचर में कैसा होगा? प्रकृति में कैसा होगा? शत्रु राज्य। और बैक साइड वाला जो राज्य होगा वो भी नेचर में कैसा होगा? शत्रु राज्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन राज्यों की जो कि फ्रंट साइड में स्थित हैं। तो सेंटर में है विजिगीषु राजा, उसके आगे फ्रंट में जो पहला राज्य है वो है अरि। अरि जो है, आपने ये शत्रु दोस्त इनका पर्यायवाची है, सॉरी शत्रु का पर्यायवाची है। तो नाम से ही जाहिर है कि ये नेचर में कैसा होगा? शत्रु होगा। और साथ में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों सीमाओं पर लगे हुए राज्य नेचर में कैसे होंगे? शत्रु राज्य होंगे। तो फ्रंट साइड वालों की हम बात कर रहे हैं, फ्रंट साइड वाले राज्यों की, इसमें सबसे पहला राज्य अरि राज्य, जो नेचर में कैसा है? शत्रु। उसके ठीक आगे जो राज्य होगा उसका नाम है मित्र, मित्र राज्य। नाम से पता चल रहा है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो नेचर में कैसा होगा? दोस्त, मित्र। मित्र राज्य के जो आगे स्थित राज्य है उसका नाम है अरिमित्र राज्य। अरि मतलब होता है शत्रु और मित्र मतलब होता है दोस्त। तो शत्रु का जो मित्र है वो नेचर में कैसा होगा?
अगर आप इसको अपने ऊपर भी लागू करके देखें तो आपके जो शत्रु का जो दोस्त है वो आपके लिए नेचर में कैसा होगा, शत्रु नेचर का। तो यहाँ पे भी क्या है, पहली बात तो ऑल्टरनेट क्रम में चलेगा, और दूसरा क्या है कि अगर हम वैसे भी देखें, नाम से भी अगर उसको देखें, समझने का प्रयास करें, तो नेचर में कैसा है, वो शत्रु का मित्र यानी कि शत्रु ही होगा। तो विजिगीषु के लिए अरिमित्र राज्य कैसा होगा, शत्रु। उसके बाद जो राज्य स्थित है उसका क्या नाम है, मित्र मित्र राज्य है, यानी कि मित्र का मित्र, दोस्त का दोस्त। तो नेचर में कैसा होगा, दोस्त नेचर का, मित्र नेचर का। और फ्रंट साइड में जो लास्ट जो राज्य है उसका नाम है अरिमित्र मित्र, यानी कि शत्रु के मित्र का मित्र, शत्रु के दोस्त का दोस्त। अब शत्रु के दोस्त का दोस्त हो चाहे वो शत्रु हो, वो नेचर में तो कैसे होंगे, शत्रु नेचर के होंगे, शत्रु स्वभाव के होंगे विजिगीषु के लिए। तो यहाँ पे भी इसका नेचर जो है वो शत्रु स्वभाव का ही होगा। ये तो हो गई उन राज्यों की चर्चा जो कि फ्रंट साइड में स्थित हैं। अगर हम बैक साइड में स्थित राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पार्ष्णिग्राह। ये हम बात कर रहे हैं बैक साइड की। तो दोनों सीमाओं पर लगा हुआ राज्य है, चाहे वो आगे की सीमा पर हो चाहे वो बैक साइड में लगी हुई सीमा पर हो, तो उसमें नेचर कैसा होगा, वो दोनों प्रकृति से कैसे होंगे, शत्रु स्वभाव के। तो यहाँ पे भी पार्ष्णिग्राह जो है वो नेचर का कैसा होगा, शत्रु स्वभाव का। तो पार्ष्णिग्राह मतलब है पीठ का शत्रु। तो पीठ का जो शत्रु है वो नेचर में चाहे फ्रंट साइड में हो चाहे बैक साइड में हो, लेकिन वो कैसा है, वो नेचर में शत्रु। उसके बाद है आक्रांत। तो ऑल्टरनेटिव चलेगा ये, तो ये आक्रांत कैसा हुआ नेचर में, आक्रांत मतलब होगा पीठ का मित्र यानी पीछे का मित्र। तो ये नेचर में कैसा है, मित्र स्वभाव का। उसके बाद बैक साइड में स्थित राज्य जो है उसका नाम है पार्ष्णिग्राहासार। पार्ष्णिग्राहासार जो है वो किसका मित्र है, वो पार्ष्णिग्राह का मित्र है। तो पार्ष्णिग्राह का मित्र यानी कि पीठ के शत्रु का मित्र, तो वो नेचर में कैसा होगा, शत्रु स्वभाव का। उसके पीछे जो राज्य स्थित है उसका नाम है आक्रांत, आक्रांतासार। तो आक्रांतासार जो है वो किसका मित्र है, वो आक्रांत का मित्र है, यानी कि पीठ के मित्र का मित्र। तो नेचर में कैसा होगा, मित्र स्वभाव का। इस प्रकार से ये तो हो गए 10 राज्य। 11वें और 12वें राज्य की अगर हम बात करें तो वो है एक तो मध्यम और एक है उदासीन। मध्यम देखो ऐसा है कि जो दोनों की सीमा से लगा हुआ होगा, विजिगीषु से भी और अरि राज्य की सीमा, इन दोनों की सीमाओं से लगा हुआ होगा और दोनों की वो सहायता करने में समर्थ होता है, तो इसे हम कहेंगे मध्यम। ये तो हो गया मध्यम राज्य। फिर होता है उदासीन राज्य। अब उदासीन राज्य जो है, देखिए इसका जो क्षेत्र है वो ना तो विजिगीषु से स्पर्श कर रहा है, ना वो अरि से और ना ही मध्यम से, यानी कि तीनों की सीमाओं से वो दूर है और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उदासीन राज्य जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य है। अगर वो चाहे तो तीनों की सहायता भी कर सकता है अगर तीनों मिले हुए हों, और अगर तीनों राज्य यानी कि विजिगीषु राजा, अरि राजा और मध्यम राजा, उनसे वो अगर ना मिला हुआ हो तो ऐसे में क्या कर सकता है, वो प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है, यानी कि वो इतना पावरफुल है कि वो इनसे मुकाबला भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग राज्यों के बारे में हमने चर्चा की मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। तो मंडल सिद्धांत की देखिए कुछ विशेषताएं निकल कर के आती हैं। सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये होगी कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कितने राज्यों का हमने वर्णन किया है। तो मंडल सिद्धांत के जो सदस्य राष्ट्र हैं इनकी संख्या है 12 यानी कि 12। फिर इसकी दूसरी विशेषता है कि केंद्र में जो राजा है वो कैसा है नेचर में, केंद्र का जो राजा उसका नाम है विजिगीषु, जिसको कि मनु ने सलाह दी है। एडवाइस किसको करता है मनु, विजिगीषु को। तीसरा है कि ये किस पे बेस्ड है, ये शक्ति के संतुलन पर आधारित है। और चौथा से जो इसकी विशेषता है वो ये है कि सीमा पर जो भी राज्य लगा हुआ होगा वो नेचर में कैसा होगा, शत्रु राज्य होगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अगर हम बात करें इसके इस सिद्धांत को आलोचकों के द्वारा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। जैसे कि इसके आलोचनात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो
ये शक्ति पर आधारित है। हमने जितनी भी बातें इसमें की हैं तो उसमें सारी की सारी किस पर सेंटर्ड हैं कि शक्ति पर, यानी कि राजा को इस प्रकार से पावरफुल होना चाहिए कि वो शत्रु को कमज़ोर करे, अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाए, यानी कि इसमें नैतिकता जो है उसकी उपेक्षा हुई है। इसके अलावा इसकी आलोचना की जाती है कि ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी राज्य जो हैं, जो हमारे सीमाएं जिनको स्पर्श करती हैं, वो राज्य हमेशा शत्रु ही हो, वो मित्र भी हो सकते हैं। अगर हम इसको आज के वर्तमान संदर्भ में समझें तो जो भूटान है वो भारत से उसकी बॉर्डर टच होती है, लेकिन वो स्वभाव में हमारे लिए कैसा है, दोस्त स्वभाव का है, मित्र स्वभाव का है। और मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने जो चर्चा की है वो कितने राज्यों की चर्चा की, 12 राज्यों की। तो ज़रूरी नहीं कि 12 ही राज्य हैं, इसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो आज भी अगर हम देखें तो मनु ने जो चर्चा की है कि हाँ, पड़ोसी जो राज्य होते हैं या जिनकी सीमाओं को हमारे राज्य की सीमा स्पर्श करती है, वो नेचर में या स्वभाव में कैसे होते हैं, वो अधिकतर शत्रु ही पाए जाते हैं या उनके मध्य कोई ना कोई विवाद जो है वो बना ही रहता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें वर्तमान में, तो भारत पाकिस्तान है या भारत चीन है, तो ये क्या हैं, ये पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन आपस में कुछ ना कुछ विवाद की जो बातें हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से ये वर्तमान में यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसके अनुरूप है। तो ये इसका ये अपना महत्व है। तो आज जो हमने चर्चा की वो मंडल सिद्धांत की चर्चा की। सबसे पहले तो हमने अंतर्राज्य संबंधी विचारों को जाना था। अंतर्राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत हमने 2 पक्षों की चर्चा की, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। उन सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत था वो था मंडल सिद्धांत। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बाकी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।